हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है हाल ही में अभी यूपीएससी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं जिसकी डेट है 4 अक्टूबर 2020। ओके। सो मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप इस चैनल पे आए और इस वीडियो को लेक्चर को देख रहे हैं दोस्तों। सो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये मिथ है कि हमें लगता है कि करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कई सारे फैकल्टीज हैं जो यूट्यूब में अपनी बातें इस तरीके से बताते हैं। सो क्या दोस्तों ये रियलिटी है कि करंट अफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। करंट अफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। करंट अफेयर से रिलेटेड केवल वही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो योजना से रिलेटेड होते हैं। ओके। बाकी दोस्तों, देखिए कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चंस होते हैं जिसकी बारीकियों को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। आई होप आप एंड तक बने रहिएगा। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लेटेस्ट न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे, जो 2019 और 20 के न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और अगर हम किस टॉपिक को नहीं देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम जरूर इस टॉपिक में देख रहे हैं दोस्तों। सो इस लेक्चर में हमने कंबाइन करा है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड हैं, कुछ वर्ल्ड जियोग्राफी से हैं, कुछ आपके मॉडर्न हिस्ट्री से हैं, कुछ आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से हैं, कुछ साइंस से हैं, और कुछ साथ ही साथ देखिए दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज्वाइन हैं। ओके। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए हमारा सबसे पहला टॉपिक है ब्राजील। सो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राजील। देखिए ब्राजील जो है अभी हाल में न्यूज़ में था दोस्तों। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसमें से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, स्टेट बेसिक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राजील जो है, जो नेशन है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है। कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखिए जो ब्राजील है ये क्यों ज़्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि ब्राज़ील का जो कैपिटल है, ब्राज़ीलिया नाम है उसका। आप स्क्रीन में आप ये देख सकते हो दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ब्राज़ील जो है वह सबसे बड़ी कंट्री है कहाँ? साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 11th ब्रिक्स समिट होने वाला है, यानी 11वीं ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए आपको ये ब्रिक्स के नाम तो याद होंगे सही। BRICS, ये आपको पता ही होगा। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। आपको आई थिंक ये पता ही होगा दोस्तों। देखिए यहाँ जो समिट होने वाला है उसका एक थीम होता है। हर बार कोई भी समिट होती है, कोई भी परियोजना होती है, कोई भी नए कॉन्सेप्ट आते हैं तो उसका एक थीम बनाया जाता है। इसका भी एक थीम है दोस्तों। इसकी थीम का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए हमको इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करना है। जैसे कि आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आप जब इंडिया की जीडीपी के बारे में बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाता है हमें, क्योंकि इंडिया के जीडीपी आपको देखने को मिली है। लेटेस्ट जो पीआईबी की रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या है दोस्तों, -23% इंडिया की जीडीपी है। और वैसे भी यह रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू पास हुई है दोस्तों, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं। अब इसके बाद देखिए, इसका मतलब कि हमारे इंडिया में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के ठीक मोड़ पे खड़े हैं दोस्तों। दरवाजे के उस तरफ जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में भी हमारे इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा संभल के चल रहे हैं दोस्तों। इट इज़ अ रियली अप्रिसिएबल। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। ब्राज़ील इज द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर द समिट हैड सेकंड टाइम्स। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ब्राज़ील वो जगह है जहाँ पे ये समिट जो है ये दूसरी बार होने वाला है। सो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नेशन है जिसमें कि ब्रिक्स समिट जो है वो सेकंड टाइम होने वाला है। ओके, तब आपका आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है दोस्तों। ओके। अब इसके बाद देखिए आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये सेकंड टाइम यहाँ होने वाला है 2020 में, तो फर्स्ट टाइम कब हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ दोस्तों यह 2010 में हुआ था। ओके। ओके दोस्तों, इसके बाद से क्या हुआ, ब्राज़ील की जो जीडीपी है वो 23% तक गई थी। और साथ ही साथ यहाँ का जो ग्लोबल ट्रेड है, यानी कि यहाँ का जो व्यापार है, वह 18% तक बढ़ा था दोस्तों। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सबसे पहले आपको पूछ सकते हैं कि ब्राज़ील के जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है कि ब्राज़ील के वेस्ट में कौन से नाइबरिंग कंट्री हैं, तो आप बता देना। पेरू है, इक्वेडोर है, कोलंबिया है। ओके,
साथ ही साथ क्या है, बोलीविया है, इसकी वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ब्राज़ील के साउथ में कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी? ब्राज़ील के साउथ में चिले है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, उरुग्वे है। ओके। और इसके नॉर्थ में कौन-कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी दोस्तों आपको? इसके नॉर्थ में आपको यहाँ पे देखने देखने को मिलेगा फ्रेंच गुयाना देखने को मिलेगा, सूरीनाम देखने को मिलेगा, गुयाना देखने को मिलेगा, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सभी नेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों? ओके। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों कि यहाँ ब्राज़ील में, यानी कि ये साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कौन-सा ऐसा नेशन है जो कि लैंडलॉक कंट्री है? अब आप पूछेंगे सर ये लैंडलॉक क्या होता है? देखिए मैंने पिछले लेक्चर में वैसे लैंडलॉक बताया था, लेकिन आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो लैंडलॉक का मतलब ये होता है, देखिए दोस्तों, ये एक नेशन है जो कि कंप्लीटली लैंड से कवर्ड है। चारों तरफ से ये लैंड से कवर्ड है, यानी कि इस कंट्री को हम क्या बोलेंगे? लैंड लॉक। मतलब कई सारे लैंड ने इसको लॉक कर दिया है दोस्तों, इसलिए हम इसको लैंडलॉक कंट्री बोलेंगे। ओके। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया। और पैराग्वे भी इसका एक लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। ओके। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर, लेट्स वॉच द नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक है जो कि वेनेजुएला है। वेनेजुएला भी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि वेनेजुएला एक नेशन है जहाँ पे अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हैज़ कैम हैज़ कम ऑलरेडी, है ना? मतलब कि वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। सी ट्राइड टू कंटिन्यूसली स्टॉप द अपोजिशन। और ये क्यों पॉपुलर है, ये भी एक चीज़ एक इंपॉर्टेंट पॉपुलर है कि वहाँ के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी जो खामियां हैं उनको वो लोग तो बताएंगे ही, क्योंकि अपोजिशन का काम भी होता है अपोज करना, और साथ ही साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, उसको दुनिया के सामने लाना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं उसको अगर अपोजिशन के लोग अगर उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, ये उसको रोकने की कोशिश करती हैं। वहाँ के लोग जब उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वहाँ पे अभी इकोनॉमी डिक्लाइन हुआ है, मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है, चरमरा रही है, यानी गिर रही है ना? उसके बारे में वो लोग बताने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ऐसे और भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे चाइना में अगर कुछ भी अगर गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ की पब्लिक अगर उस बात को उठाने की कोशिश करती है, तो उनका इसका अलाउ नहीं किया जाता। सो यहाँ पे देखिए, आप इसमें भी देख सकते हैं, वेनेजुएला में भी सेम केस हो रहा है कि वहाँ के प्रेसिडेंट खुद ही रोक रहे हैं कि आप हमारा अपोज नहीं कर सकते, आप हमारे जो कमज़ोर पॉइंट है उसको आप हाईलाइट मत कीजिए, बल्कि आप हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को उजागर करने की कोशिश कीजिए। ओके। लेकिन ये जो कमज़ोर पॉइंट है दोस्तों, ये आसान बातें नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइज आना मतलब समझ लीजिए अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से टूट के बिखर जाना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कुछ कमियां तो रही होंगी। साथ ही साथ आप देखिए राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। ओके। अब यहाँ पे इसका कारण क्या हो सकता है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था गिर गई, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई? क्योंकि दोस्तों देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई विदेश है वो तो तरक्की ही कर रहा है, वो तो डेवलप कंट्री है, फिर वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आ सकते हैं? अगर ऐसा होता दोस्तों तो 1929 में अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आती। ओके। सो यहाँ देखिए इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण क्या है? इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण है दोस्तों ऑयल प्राइसेस। ओके। बिकॉज द वेनेजुएला because the Venezuela is a nation which completely depend on the oil prices. ओके। ये जो है ऑयल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो 98% जो एक्सपोर्ट है दोस्तों यहाँ का, वो क्या है? बिल्कुल ऑयल पे डिपेंड करता है, ऑयल रेवेन्यू पे ही ये लोग डिपेंड करते हैं। इसी वजह से अभी ऑयल के प्राइसेस जो है वो कुछ गिर गए हैं, जिसकी वजह कुछ ड्रॉप हो गए हैं। इसी वजह से यहाँ पे वो जो टैक्स कलेक्शन इनका हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। सो आपको इसमें से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या कॉज है, तो आप बता देना वहाँ पे कि वहाँ पे ऑयल प्राइसेस रेट क्या हो रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। साथ ही वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम क्या है? निकोलस मदुरो। और यहाँ पे ये वेनेजुएला न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया है दोस्तों। सो ओके, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वेनेजुएला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे इसके वेस्ट में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी कंट्री है, साउथ में कौन सी कंट्री है, ओके, और नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ओके। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। देखिए आप सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए मैं आपको यह लेक्चर जो है पहले ही इसके बारे में, ये साउथ अमेरिका के मैप को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके फिजिकल, इसके पॉलिटिकल, इसके सभी तरीके के मैप को हमने डिस्कस कराया हमारे पहले के लेक्चर्स में। सो दोस्तों उसके लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको शेयर करूँगा।
ओके, जिसका आप देख के आप जान सकते हैं कि कौन से नेशन के पास में कौन सी नेशन है, कौन से अलग अलग चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं वहाँ पे, आप उसको देख के समझ सकते हैं दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। देखिए, हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ आपको देखने को मिलता है दोस्तों? ये आपको डेनमार्क के पास में एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा स्पॉट है कोपेनहेगन नाम का, आप यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है दोस्तों। अभी कोपेनहेगन ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है और डेनमार्क का ये कैपिटल भी है कोपेनहेगन। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न एरिया में है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये न्यूज़ में क्यों पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे C14 की जो समिट है वो होने वाली है दोस्तों, जो कि वर्ल्ड मेजर समिट है, दुनिया की सबसे बड़ी समिट। ओके, सो ये कोपेनहेगन में होने वाली है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पॉपुलर है। अब इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, कि ग्लोबल कोलिशन को आगे बढ़ाना, मतलब सभी कंट्रीज एक साथ आगे बढ़ें, अपने एक दूसरे की मदद करें, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करें, है ना, उनके सिटीजन को लोग बाकायदा फ़ायदा पहुंचाएं। तो इसलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ में रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे businesses and citizens that rallies around the radical and ambitious climate action our planet need। तो यहाँ के लोग जो हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर फ्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि यहाँ पे करप्शन जो है वह बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, अगर आप उनको फ्लावर देते हैं तो वो भी वहाँ करप्शन में काउंट होता है, तो इसलिए वहाँ पे उनको आप कुछ गिफ्ट भी नहीं कर सकते। सो इसलिए काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्री है और काफ़ी प्यारी और काफ़ी खूबसूरत कंट्री है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, आपको ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क के कोपेनहेगन, कोपेनहेगन का ये जो सिटी है उसका आउटमोड है, जो कि सी से कनेक्टेड है एक। ओके, जहाँ पे इस तरीके से बोट्स के थ्रू जो है ट्रैवलिंग किया जाता है। वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है मेजरली डिपेंड्स ऑन द बोट्स, बट वहाँ की जो सिटी के अंदर की जो सिचुएशंस है, कंडीशंस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों। काफ़ी आप जाके वहाँ देखिए एक आध बार, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। सो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो कोपेनहेगन है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको जीलैंड और अमेगर के पास में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ये आपको जीलैंड दिख रहा है और इस तरफ जो है अमेगर है, उसके पास में उसके बीच में ही ये आपको ये कोपेनहेगन देखने को मिलता है दोस्तों। सो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में होने का कारण यही है क्योंकि ये कोपेनहेगन जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे C40 वर्ल्ड मेजर समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स मूव ऑन। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, और चलिए चेक करते हैं कि आपने कितना अच्छा रिवीजन किया है आपके एग्जाम के लिए। सो देखिए, चलिए आप बताइए, ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं ये इंग्लिश में दिख रहे होंगे, लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊंगा। सो हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? लोकपाल के पहले जो जो पहले लोकपाल हैं भारत के, वो कौन है, किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस पीसी घोष, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र दामोदर दास मोदी या जस्टिस रंजन गोगोई? आप इसका आंसर जरूर बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। उसके बाद आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कराइए, आप देखिए आपका कितना आंसर सही हो रहा है। सो इसका आंसर है जस्टिस पीसी घोष। ओके, अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज पीएम मोदी ट्रैवल इन बिटवीन 2015 एंड 2020? तो 2015 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कितने सारे देशों का भ्रमण किया है, इस क्वेश्चन का मतलब है। क्या वो 20, क्या वो 58 या 200, या फिर उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप इसके लिए इंटरनेट की हेल्प मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप पहले ट्राई कीजिए कि आपको कितना आता है। इसके बाद देखिए, मैं आपको आंसर तो बता ही रहा हूँ, 58 इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने आंसर को आप मेरे आंसर से मैच कीजिए और देखिए कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मतलब संविधान सभा की कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ के लीगल एडवाइजर थे? ओके, मतलब उनके कानूनी सलाहकार थे। तो कई लोगों को यहाँ कंफ्यूजन है दो ऑप्शन में। इसके बाद देखिए, हम यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं, एम एन रॉय, बी एन रॉय, एम एन राव और बी एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? ओके दोस्तों, तो आपका इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है दोस्तों, आप बिल्कुल बताइए इसका आंसर। ओके, आई होप कि आपने बनाया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी एन रॉय। ओके दोस्तों, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रीड केयरफुली। देखिए क्वेश्चन ने ही बोल दिया आपको कि ध्यान से पढ़िए, कहीं आप धोखा ना खा जाएं। ही इस्टेब्लिश नेशन सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑन 1986। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ही इस्टेब्लिश नेशन सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑन 1986। मतलब कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया कि 1986 में सोशलिस्ट कांग्रेस, नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया। ये कौन व्यक्ति हैं दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे उसने उस बात को हाइड कर दिया, उसने बताया ही नहीं। अब आपको ये खुद से समझना पड़ेगा कि ये किन्होंने किया होगा। नेक्स्ट आपका इसमें कथन है, आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है कि ही डिसॉल्व हिज पार्टी इन कांग्रेस ऑन 1989। उन्होंने अपने जो पार्टी है कांग्रेस को, उन्होंने 1989 में डिसॉल्व करा। ओके, तो क्या ये सही सेंटेंस है? हमको चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है। फिर थर्ड है आपका ड्यूरिंग द 2004 एंड 2012 इलेक्टेड मिनिस्टर ऑफ अपर हाउस। तो आपको यहाँ चेक करके बताना है, और नीचे आपका जो क्वेश्चन लिखा है आपको उसमें से चेक करके बताना है दोस्तों कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्योंकि यहाँ पूछा गया है टिक द करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो किस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। प्रणब मुखर्जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, और ये अभी हाल में न्यूज़ में थे क्योंकि हाल ही में इनकी अभी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ओके, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। सो देखिए, आप में से कुछ इंटरेस्टिंग बच्चे होंगे, काफ़ी समझदार बच्चे होंगे जो ये क्वेश्चन करेंगे, सर उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। सो डोंट वरी। ओके, तो देखिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट था, ही स्टैब्लिश नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑन 1986। मतलब उन्होंने क्या नेशनल यानी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1986 में किया था। बिल्कुल किया था दोस्तों, ये पहला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ही डिसॉल्व हिज पार्टी इन कांग्रेस ऑन 1989। क्या उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी 1989 में, मतलब क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी में 1989 में अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर लिया, क्या मिला लिया? बिल्कुल सही, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ड्यूरिंग 2004 एंड 12 इलेक्टेड मिनिस्टर ऑफ अपर हाउस। क्या प्रणब मुखर्जी जी 2004 और 12 में अपर हाउस क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा कि हम राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं। तो क्या वो राज्यसभा में इस दौरान शामिल हुए थे, वहाँ के मंत्री बने थे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत है। वे राज्यसभा में नहीं दोस्तों, वो लोअर हाउस यानी लोकसभा के मंत्री नियुक्त किए गए थे। सो ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप ट्राई कीजिए, कौन सा होगा? आई होप कि आप ट्राई कर चुके होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2, बिकॉज 3 इज रॉन्ग, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रणब मुखर्जी हैज रिटन फॉलोइंग बुक्स। उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये भी न्यूज़ में थे तो इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑफ द ट्रैक इन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑफ द ट्रैक 1986। ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने ये नाम की भी एक बुक लिखी थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे कुछ हिंदी मीडियम के साथ ही बोल सकते हैं कि सर आप तो बोले थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, लेकिन आप इन ऑप्शन को इंग्लिश में ही बता रहे हैं, हिंदी में नहीं बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका कारण यह है क्योंकि ये जो बुक्स लिखी थी उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, ओके, नॉट इन हिंदी। तो ये नाम जो है इंग्लिश में ही है, आप इंग्लिश में ही याद कीजिए इसको। ओके, और कोई ऐसा भयानक नाम नहीं है दोस्तों, आसान आसान नाम है। तो यहाँ पे देखिए, स्टोरी ऑफ कॉमन मैन, ये जो बुक है इस नाम की कोई बुक उन्होंने नहीं लिखी थी। सो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो आपको ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट बोल रहा है कि इनकरेक्ट बोल रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। ओके, तो उन्होंने ऑफ द ट्रैक 1986 और इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम की 2 बुक लिखी थी। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि उन्होंने क्या केवल 2 बुक लिखी थी, हो सकता है उन्होंने और भी बुक्स लिखी हो, है ना। लेकिन आप उसको कुछ गूगल कीजिए, इससे गूगल आपको उगल के बताएगा कि उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह हु कैम विद गांधी जी टू द चंपारण। अब मैंने आपको चंपारण के क्वेश्चन क्यों आपके सामने लेके आए, इसका कारण जानते हैं। इसका रीज़न ये है कि चंपारण में हाल ही में अभी न्यूज़ में आया था कि वहाँ पे कुछ लोगों ने
स्ट्राइक किया था दोस्तों, इसी वजह से ये जो है न्यूज़ में था। अब यहाँ देखिए चंपारण जाने के टाइम पे गांधी जी के साथ कौन कौन थे। तो गांधी जी के साथ कौन कौन थे? क्या अनुसुईया बहन थी? बिल्कुल थी, है ना? तो ये बिल्कुल सही है। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? बिल्कुल थे। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? बिल्कुल नहीं थे दोस्तों। सरदार पटेल? बिल्कुल थे। अरविंदो घोष? बिल्कुल नहीं थे दोस्तों। इसलिए हमारा 1, 2 एंड 4 इज राइट एंड अदर इज रॉन्ग। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक का वैश्विक व्यापार 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है, जिसमें भारत का हिस्सा कितना है? मतलब प्लास्टिक का जो ट्रेड मार्केट है, सॉरी जो उसका जो वैश्विक बाजार है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा होता है, वो अमेरिका का कितना है? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है जो वैश्विक बाजार है वो। ओके, तो यहाँ पे देखिए भारत का हिस्सा कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1%, 20%, 45%, 10%। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सही आपका आंसर होगा 1%। प्लास्टिक के वैश्विक बाजार में 1% ही भारत का व्यापार है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया? क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों अभी लेटेस्ट न्यूज़ में है, अभी हाल ही में न्यूज़ में ये रिलीज हुआ था। ओके, जो फॉरेन्स की जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक पार्क योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा एवं विकास मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। जैसा कि आपको पता ही है कि ये प्लास्टिक से रिलेटेड टॉपिक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब प्लास्टिक किससे बनता है? क्या वो खेती करके बनता है? तो नहीं, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्या पर्यावरण, हाँ देखिए शिक्षा और विकास, क्या उसमें स्कूल में प्लास्टिक के बारे में बताया जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो सकता है, पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। क्यों? क्यों दोस्तों क्यों डाउट हो सकता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे पार्क योजना बोला है, और पार्क मतलब आप समझ सकती हो वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर के जैसे काम किए गए होंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है। और यहाँ पे बोला है उर्वरक मंत्रालय। ओके, तो पार्क बनाने के लिए वहाँ पे अगर आपको अच्छी फसलें उगानी है तो वहाँ पे आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, यानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सो देखिए दोस्तों, क्या ये पहला ऑप्शन सही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक बना रहे हैं तो आपको पॉलीमर बनाने के लिए आपको केमिकल्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके अगला क्वेश्चन है, सीपीसीबी के प्रमुख कार्य क्या हैं? अब ये देखिए दोस्तों, ये भी करंट न्यूज में आया था। ओके, आपको ये न्यूज़ जो है आपको अप्रैल 2020 में देखने को मिल सकता है कि सीपीसीबी के प्रमुख कार्य क्या है। अगर आप सीपीसीबी को ही नहीं समझते तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों इसका आंसर? तो देखिए दोस्तों, सीपीसीबी का फुल फॉर्म है कंट्रोल पॉल्यूशन बाय द सेंट्रल बोर्ड। और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य क्या है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ये सभी ऑप्शंस को बड़े ध्यान से। क्या है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण द्वारा राज्यों में स्वच्छता को बढ़ावा देना। जैसा कि आपको ये इसके नाम से ही पता चलना चाहिए दोस्तों कि कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को नियंत्रण करना। तो क्या ये बिल्कुल सही होगा? क्या वे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण द्वारा राज्यों में स्वच्छता को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या वायु की गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? या प्रदूषण के लिए सेक्टर विशिष्ट मानक निर्धारित करना उनका मुख्य कार्य है? आपको इन सभी बातों को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक में से कोई भी पॉइंट नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल दूंगा दोस्तों। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्या है इसका, कि नदी प्रदूषण पर उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए नदी बेसिन अध्ययन करना, यानी उसके बेसिन के बारे में स्टडी करना, उसकी इलाज करने के लिए, क्योंकि उसमें कई सारे पॉल्यूशंस हैं। आपको पता है कि फैक्ट्रियों के कई सारे निकलने वाले जो स्लग्स है उसको नदियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी रिवर सिस्टम है वो क्या हो गया है, कंप्लीटली पॉल्यूटेड हो गया है। तो आपका इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसमें कि वायु की गुणवत्ता में भी सुधार करने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बात कही गई है। साथ ही
इसमें प्रदूषण के लिए सेक्टर विशिष्ट मानक यानी कई सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सेक्टर्स जो है उन्होंने बनाया है, लेकिन उद्योगों की वास्तविक समय निगरानी करना ये इनका कोई काम नहीं है दोस्तों, इससे रिलेटेड नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत होगा। जो फोर्थ है वो फोर्थ स्टेटमेंट जो है। फिर पांचवा जो है नदी प्रदूषण पर आपकी उचित कार्यवाही करना सीपीसीबी द्वारा, ये भी इसी में आएगा। इसलिए हमारा आंसर है 1, 2, 3 एंड 5। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही में न्यूज में था, शेरपा ट्रैक संबंधित है। क्या दोस्तों? शेरपा ट्रैक संबंधित। तो देखिए, शेरपा ट्रैक किससे संबंधित है? तो शेरपा ट्रैक मंत्रियों की एक बैठक है। शेरपा ट्रैक मुख्य रूप से शिक्षा, कृषि, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार विरोधी, रोजगार, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश पर केंद्रित है। ये इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है आप इसको नोट डाउन भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है और ये बता रहा है कि ये सभी बातें जो है किस पे डिपेंडेंट है। ओके, तो ये सभी जो बातें हैं दोस्तों वो किस पे डिपेंडेंट है? ये सभी जो बातें हैं वो आपकी G20 पे डिपेंडेंट है। G20, ओके, इसमें कई सारे कंट्रीज जो हैं उसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ओके, सो इसका आंसर आएगा G20। और G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज में था ये। ओके, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट क्या है? अब आप बोलेंगे सर गांधी जी तो मॉडर्न हिस्ट्री में थे, तो क्या वो भी अभी न्यूज़ में थे? बिल्कुल दोस्तों, गांधी जी की भी अभी न्यूज़ आई थी और उसको कंपैरिजन किया गया था किसी व्यक्ति से जिनका नाम क्या है, लूथर किंग, उनसे उनका कंपैरिजन किया गया था। तो देखते हैं स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इस विधेयक में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय साझेदारी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। गांधी किंग एक्सचेंज उसको नाम दिया गया है इस एक्ट को। ओके, और दोनों के बीच रिलेशन को सुधारने के लिए बात कही गई है। तो क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट है, गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करते हुए यह बिल महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देता है। बिल्कुल दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग कौन है? तो ये देखिए दोस्तों, जिस तरीके से गांधी जी यहाँ उन्होंने कितना अच्छा काम किया, देश के लिए सेवा की। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में जाकर के उन्होंने भी देश की सेवा की। वैसे ही मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका के थे, उन्होंने भी देश की काफ़ी ज़्यादा सेवा की, इसीलिए इनका कंपैरिजन किया गया है। तो इसकी विरासत को बढ़ावा देता है कौन सा? 150वीं जयंती जो है गांधी जी की। तो क्या ये भी सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, AQLI ने बताया है। अगर एग्जाम में खाली AQLI आ गया तो आप कैसे बनाओगे अगर आपने इसकी स्टडी नहीं की है? तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप लास्ट ईयर के किसी भी पेपर को चेक कर सकते हो, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। अब ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या बताता है? ओके दोस्तों, अब इसको हम चेकआउट करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है, भारत में वायु प्रदूषण की व्यापकता के कारण एक औसत भारतीय के जीवन में 5 साल कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, वायु प्रदूषण होने की वजह से यहाँ के नागरिकों के जीवन काल में उसमें गिरावट देखने को मिली है। यह भी कहा गया है कि पिछले 2 दशकों में भारत में पार्टिकुलेट प्रदूषण में 42% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, आपको पता ही होगा। अब देखिए दोस्तों, पंजाब के लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो किसान हैं उनको इतना समझाया गया है दोस्तों कि आप खेती करने के बाद जो फसल काटते हो, उसके बाद आप खेत में जो बचे हुए घास उसको आप आग क्यों लगाते हो? क्योंकि उस आग को लगने से क्या होता है दोस्तों कि पूरी आग का जो पॉल्यूशन वो उड़ता है और दिल्ली में जाके पूरा फैल जाता है और पंजाब में भी फैल जाता है, हरियाणा के एरिया में भी चला जाता है। तो वहाँ के किसानों को कौन समझाए दोस्तों कि ऐसा करने से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में 84% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश के वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक है। पूरे देश को उन स्तरों से अवगत कराया जाता है जो WHO के दिशा निर्देश से अधिक हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या? कि WHO ने हमेशा कोशिश की कि लोगों को वो समझाए कि भैया आप ऐसी जगह पे मत रहो जहाँ पॉल्यूशन है, लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? 84% लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है। इसका क्या कारण होगा?
पॉल्यूशन ज़्यादा कहाँ से फैल रही है? पॉल्यूशन ज़्यादा फैल रही है फैक्ट्रियों से दोस्तों। अब फैक्ट्रियों के आसपास लोग नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे दोस्तों? उनको रोजगार के लिए फैक्ट्री जाना पड़ता है। तो अगर वो 10 किलोमीटर दूरी में रहेंगे तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन देगा? सो इसीलिए लोग जो हैं ऐसे क्षेत्रों में जाकर रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में भी 2019 में पार्टिकुलेट प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। यदि भारत में 25% पॉल्यूशन कम होता है तो इससे राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा में 1.6% की जो उसका जो ग्रोथ है, इतना ईयर जो है वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर 25% पॉल्यूशन अगर आप कम करते हो अपने एरिया से तो आपकी एज जो है लगभग 1.5 साल यानी कि 1.6 ईयर्स के आसपास जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, सो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो हमारे सभी यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सभी सही हुए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड मेजर समिट C40? C40 के ऑब्जेक्टिव, माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ये क्या है? वर्ल्ड मेजर समिट C40, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट है टू बिल्ड ग्लोबल कोलिशन ऑफ लीडिंग सिटीज। तो हमने ये पढ़ा था दोस्तों, C40 के बारे में पढ़ा था कि नहीं? ये कहाँ हो रहा है? ये कोपेनहेगन में हो रहा है दोस्तों। हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, ये कोपेनहेगन में हो रहा है, जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में है। तो उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाइयों? तो टू फिल्ड ग्लोबल कोलिशन ऑफ लीडिंग सिटीज, ये बिल्कुल सही है। कई सारे देशों को आपस में जोड़ना, ये वहाँ का ऑब्जेक्टिव है ताकि एक दूसरे की मदद हो सके। टू स्टॉप टेररिज्म, ओके, यहाँ पे ये टेररिज्म है दोस्तों इन द वर्ल्ड, दुनिया में टेररिज्म को कम करना, क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वहाँ पे इसकी कोई बात नहीं की गई थी। सो ये नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, मैं आपको वो पेज जो है फिर से दिखा देता हूँ, कौन सा पेज में आपने ये पढ़ा था। ये देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स में, टू बिल्ड ग्लोबल कोलिशन ऑफ लीडिंग सिटीज and businesses and citizens that rallies around the radical and ambitious climate action our planet need। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे दोस्तों। ओके, अब हम हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ नेशन और स्टेट विच 98% इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन ऑयल प्राइजेस टू ग्रो। मतलब ऐसा कौन सा नेशन है? इस पर भी हमने डिस्कशन किया था दोस्तों। इसका क्या नाम है? वेनेजुएला इज दैट नेशन विच डिपेंड्स ऑन द ऑयल प्राइजेस एटलीस्ट 90%, 98%। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नेम ऑफ नेशन और कंट्री वेयर ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 2 टाइम्स। आप ऐसे नेशन या कंट्री का नाम बताइए जहां ब्रिक्स समिट 2 बार एटलीस्ट होने वाला है या हो चुका है। तो उसका आंसर क्या होगा? आपको पता ही है दोस्तों, उसका आंसर क्या होगा? ब्राज़ील होगा। ओके, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में थे और इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किया है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज कैन नॉट मेक हिज डिसीजन अबाउट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में देखने को मिलता है दोस्तों। ये हर साल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है तब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली गवर्नमेंट है यानी कि जो आम आदमी पार्टी है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको तू मैं देखने को मिलती है, यानी चूहे बिल्ली का खेल देखने को मिलता है दोस्तों। अब वहाँ चूहा कौन है और बिल्ली कौन है ये बता पाना मुश्किल है दोस्तों। अब यहाँ देखिए कि जो कोई भी यूनियन टेरिटरीज होती है जो कि दिल्ली है, तो उस पे यूनियन टेरिटरीज मतलब आप जान सकते हो केंद्र शासित प्रदेश। तो उस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि वो डिसीजन नहीं ले सकता, कैन नॉट मेक हिज डिसीजन, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते वहाँ की जो गवर्नमेंट है। तो देखिए दोस्तों आपके स्टेटमेंट है लैंड रिलेटेड इशू, क्या ये सही है? बिल्कुल दोस्तों, वो भूमि संबंधी मामलों में अपना निर्णय नहीं ले सकते। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर, क्या अधिकारियों के ट्रांसफर पे वो डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते दोस्तों, इसीलिए ये भी ऑप्शन सही है। कमांड ऑन पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या उनका अधिकार हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों, इसलिए ये भी सही है। एजुकेशन रिलेटेड इशू, नहीं दोस्तों, एजुकेशन रिलेटेड इशू में
तो वो डिसीजन दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वहाँ का एजुकेशन में सबसे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों को इतना ज़्यादा चमकाया है दोस्तों उन्होंने, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं कि इन्होंने किस तरीके से स्कूलों में काम किया है। फॉरेन से भी लोग वहाँ सीखने को आते हैं दोस्तों। इसलिए वहाँ के स्कूल से रिलेटेड मामले पे तो वो डिसीजन ले सकते हैं। और हमको कौन सा ऑप्शन में टिक लगाना है जिसमें वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप सभी को एक्स्ट्रा जानकारियां भी दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो उन जानकारियों को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जिनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है कॉलम को, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ 3 आर्टिकल दिए हुए हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। ये तीनों आर्टिकल एमरजेंसी के आर्टिकल्स है दोस्तों, क्योंकि ये भी हाल में न्यूज़ में था, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है। देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश में इमरजेंसी तो लगी है दोस्तों, क्योंकि जब आप धारा 144 लगाते हो तो इसका मतलब क्या है, वहाँ इमरजेंसी एक हिसाब से लगी गई है ना। तो जैसे जम्मू कश्मीर में भी लगा था हाल में इमरजेंसी जो लगा था, है ना दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 352 और नेशन इमरजेंसी, क्या ये नेशनल इमरजेंसी है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ से, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 356, क्या ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। आर्टिकल 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हो सकती। तो ये क्या है, इसका आंसर ये है दोस्तों, प्रेसिडेंशियल रूल। आर्टिकल 356 क्या बताता है? प्रेसिडेंशियल रूल को बताता है। तो आपके पास एक और बच गया आर्टिकल 360, ये क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके दोस्तों, तो ये आपके आपातकाल यानी इमरजेंसी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, है ना। तो दूसरी बात, आपको ये क्वेश्चन तो पता चला ही सही, ये आर्टिकल्स ही पता चल गए। तीसरी बात कि इसमें दोस्तों आपको ये पता चल गया कि इमरजेंसी में कौन कौन से आर्टिकल का यूज़ होता है। चौथी बात, आपको ये पता चल गया कि इमरजेंसी कैसे कैसे लगाए जाते हैं। आपने खाली यही सुना होगा कि इमरजेंसी लगता है, लेकिन ये 3 तरीके से लगता है दोस्तों। एक है आपका नेशनल इमरजेंसी, अगर देश में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो नेशनल इमरजेंसी। एक है आपका जो आर्टिकल 356 है, प्रेसिडेंशियल रूल, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं, जैसे बिहार में उन्होंने लगाया था, और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन चला सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या अगर राष्ट्रपति शासन चलेगा तो क्या राष्ट्रपति वहां जाके गवर्न करेंगे? नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति वहां उस राज्य के राज्यपाल को बोलते हैं, यानी वहां के गवर्नर को बोलते हैं कि आप इस स्टेट को चलाइए। अभी आप इस स्टेट के कर्ता धर्ता हैं, और हमारे संविधान में उनको ये बाकायदा अधिकार दिया गया है, एक समान पद उनको दिया गया है। अगर वहां मुख्यमंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं करते तो इस केस में वहां के राज्यपाल वहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जो दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी से संबंधित था। ओके, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट यानी उपराज्यपाल से संबंधित ये मामला था, जिसमें ये यहाँ पे बात कही गई थी। लास्ट ईयर ये विवाद उठा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था कि वहाँ पे सुपीरियर पावर कौन है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का बोलना ये था, यानी वहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का बोलना था कि जनता ने जिसे चुना है ज़्यादातर पावर उसी के हाथ में होने चाहिए। और वहाँ के जो एलजी थे वो तो उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है दोस्तों। तो ज़्यादातर क्या होता था, जब अरविंद केजरीवाल कोई भी नए रूल लेके आते थे, कोई नई पॉलिसी लाते थे, वो उसको कैंसिल कर देते थे, जिसकी वजह से इन्होंने उनके घर में ही धरना प्रदर्शन कर दिया था। तो ये कमाल वाली चीज़ हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी मैं इसको इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रखता हूँ दोस्तों। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि वहाँ उन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है वही सर्वे सर्वा है, वही ज़्यादातर डिसीजन लेगा। उसके बाद से दोस्तों वहाँ के कई सारे बिल्स उन्होंने पास किए, क्योंकि एलजी साहब रोकते थे, अब एलजी साहब को पास करना पड़ा। ओके, तो ये वहाँ का कंडीशन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस एक क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चन जान गए। हमने जाना सीएम और एलजी के बारे में, जो दिल्ली गवर्नमेंट की बात थी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के बारे में।
लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। फिर उसके बाद हमने जाना गवर्नर रूल के बारे में। गवर्नर रूल कौन अप्लाई करता है? राष्ट्रपति अप्लाई करता है। कब अप्लाई करता है? जब वो प्रेसिडेंशियल रूल चलाता है, तो वो बोलता है गवर्नर को कि आप इस स्टेट को चलाइए। फिर उसके बाद देखिए थर्ड जो इमरजेंसी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जो कि अभी इंडिया में आपको देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कोविड-19 की वजह से जरूर इंडिया में आ चुकी है। अब मैं इसके लिए कोविड-19 को जिम्मेदार ठहराऊं या हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को दोस्तों, ये आप खुद इंटेलिजेंट हैं, आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोविड-19 तो बाद में आया था, हमारी जीडीपी रेट तो पहले से ही डाउन जा रही थी। ओके, तो आप खुद समझदार हैं दोस्तों इसका निर्णय लेने के लिए। तो आपके यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको आप चेक करते हैं। देखिए पहला का तो ए है, दूसरा का सी है और तीसरा का बी है। सो ए सी एंड बी, ए सी एंड बी किस में आए हैं दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ए सी एंड बी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हेन डज द नेशनल इमरजेंसी अप्लाइड ऑफ ड्यूरिंग, मतलब नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है? अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपने देखा नेशनल इमरजेंसी कब है, आर्टिकल 352 में है। ओके, तो अब यहाँ पे कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो? तो यहाँ देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट ए, वॉर के कंडीशन में आप देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो, बिल्कुल सही। एक्सटर्नल एग्रेशन अगर बढ़ गया, मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि वहाँ दंगा हो सकता है किसी स्टेट में, तो वहाँ पे आप नेशनल इमरजेंसी जो हमारी राष्ट्रपति है वो लगा सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आर्म रिबेलियन, अगर मान लीजिए लोगों के बीच आर्म की वजह से लड़ाई छिड़ रही है, एक देश से दूसरे देश की लड़ाई छिड़ रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है दोस्तों। यानी कि कई लोग अगर हथियार लेके आ गए और लड़ना शुरू कर दिए, तो वहाँ पे भी आर्म रेबिलियन लगाया जा सकता है, मतलब आर्म रेबिलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। यानी ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो आपको एक और बात पता चल गई कि आर्टिकल 352 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वॉर है, एक्सटर्नल एलिगेशन है, आर्म रेबिलियन है। ओके, तो क्या फार्मर स्ट्राइक की वजह से भी नेशनल इमरजेंसी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, फार्मर स्ट्राइक की वजह से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती, तो ये ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका इसमें ऑप्शन चुनना है दोस्तों। अच्छा, आपको यहाँ पे ऑप्शन ये चुनना है दोस्तों कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में कई लोग गलती भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या आपको यहाँ चुनना है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है? डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 डी। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लैंडलॉक नेशन इन कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन जो है कुछ गलत छप गए हैं दोस्तों। यहाँ बोलीविया और पैराग्वे दोनों आ गया है, ये दोनों जो है क्या है? लैंडलॉक नेशन है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट में दिखाया। तो इसके लिए आपके ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों? इसके लिए आपके ऑप्शन होंगे, जैसे 1 में दे दिया मान लीजिए कि ओनली ए इज अ ऑप्शन, बी में दे, एक मिनट दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए क्या दे दिया, अगर मान लीजिए 1 में दे दिया कि ओनली ए इज द राइट आंसर, 2 में दे दिया ए एंड बी इज द राइट आंसर, 3 में दे दिया क्या कि ए बी एंड सी इज द राइट आंसर, और 4th में दे दिया कि ए एंड डी इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा? 4th नंबर, ए एंड डी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, यानी कि पैराग्वे और बोलीविया। ओके, तो वो इमेज नहीं आया होगा दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन द बैंक्स हाउस लोन रेट डिक्रीजेस, जब बैंक्स हाउस के जो हाउस लोन रेट जो होता है वो अगर डिक्रीज हो जाए, जो बैंक जो घर के लिए जो लोन देती है दोस्तों, घर बनाने के लिए, अगर वो डिक्रीज हो जाए, अगर वो कम हो जाए, देन व्हाट विल हैपन इन द मार्केट। तो मार्केट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि बैंक रेट जो है दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले यानी पिछले साल वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए थे जो हाउस लोन है। ओके, तो जिसके वजह से लिक्विडिटी बढ़ गई थी दोस्तों, मार्केट में आपने न्यूज़ सुना होगा, तो लिक्विडिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, ये तो सही हो गया। लेकिन क्या होगा देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हाउस लोन कम हुआ तो लोग क्या करेंगे, मतलब कि उसका जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे अगर कम लग रहा है, तो उस टाइम पे लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और घर बनाएंगे। इससे क्या होगा? मार्केट में मनी आ जाएगा। अगर किसी का घर मान लीजिए 30 लाख में बन रहा है, तो वो कितना लेगा? वो 40 लाख रुपए ले लेगा, बोलेगा हम बैंक को देंगे क्योंकि इसके लिए तो इंटरेस्ट काफ़ी कम लग रहे हैं
और 10 लाख को मार्केट में किसी दूसरे काम के लिए इन्वेस्ट करेगा। ओके दोस्तों, सो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में मनी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, और मार्केट में मनी अगर काफ़ी ज़्यादा आज आ जाएगी, तो ये तो बैंक को पता है कि मार्केट में मनी आई। अगर बैंक को पता है तो इसका मतलब आरबीआई को भी पता है। अगर आरबीआई को पता है तो आरबीआई गवर्नमेंट को बताएगी, और गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के पास तो अभी पैसे इफरात पड़े हैं। सो आप क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा कि चीज़ों के दाम बढ़ा दीजिए। तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, क्या लोग नहीं खरीदेंगे? अरे बिल्कुल खरीदेंगे, अभी उनकी ज़रूरत है, लोग तो खरीदेंगे ही सही। अभी आप खुद देखिए, जब जब लॉकडाउन होता है, जब जब लॉकडाउन होता है, या जब जब रोक दिया जाता है सभी शॉप्स को ओपन करने के लिए फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए खुलने के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, 2 घंटे या 3 घंटे खुलते हैं, तो लोग उस टाइम पे जो परचेसिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। आप खुद देख सकते हो, आपके कॉलोनी होगा, आपका एरिया होगा, वहाँ पे क्या होगा, अगर कोई सब्जी वाला आया और कल से अगर लॉकडाउन लगने वाला है, तब क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग, जो लोग नहीं खरीदते थे सब्जी, जो कम खरीदते थे, वो लोग भी खरीद लेते हैं। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, चीज़ों के दाम भी बढ़ गए, उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी आएगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा दोस्तों, वो बढ़ेगा। सो इसलिए इन्फ्लेशन विल टेक प्लेस, यानी महंगाई बढ़ेगी दोस्तों। ओके, अब ये लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब ये है दोस्तों, अगर मार्केट में मनी ज़्यादा आ जाए तो उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में मनी कब ज़्यादा आएगा दोस्तों, जब बैंक जो है सस्ते लोन देगी। सस्ते में लोन देगी तब मार्केट में ज़्यादा मनी आएगा। और बैंक सस्ते में लोन कहाँ से लाएगी दोस्तों, इतने सारे पैसे, तो वो तो आरबीआई से लेती है, और आरबीआई से तभी लोन लेगी जब रिवर्स रेपो रेट जो है वो ज़्यादा होगा। अब आप सोचेंगे दोस्तों ये रिवर्स रेपो रेट, तो ये रिवर्स रेपो रेट का मतलब है दोस्तों, जब क्या होता है दोस्तों, जब मान लीजिए कि बैंक जो है आरबीआई के पास तो पैसा जमा करती है, और जब वहां से वो पैसे निकालती है तो उस केस में क्या होता है, आरबीआई को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंकों को। तो अगर मान लीजिए जो वो बैंकों को इंटरेस्ट देती है ना, जो रेट वो पे करती है, तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, क्योंकि आपको पता ही होगा आरबीआई सर्वे सर्वा है सभी बैंकों का, भगवान है वो, है ना, मतलब लोगों का भगवान नहीं, लेकिन वो बैंकों का भगवान है, हमारे देश का भी भगवान है दोस्तों एक्चुअली, क्योंकि सभी इकोनॉमिक कंडीशन को वही क्या करता है, वो कंट्रोल करके रखता है। तो अगर ट्रिपल आर यानी कि रिवर्स रेपो रेट अगर मान लीजिए वो गिर जाता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अगर गिर जाता है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या उस कंडीशन में लिक्विडिटी बढ़ेगी दोस्तों? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो गया, अगर खुद आरबीआई पैसे देने कम कर दी, मतलब इंटरेस्ट देना कम कर देगी या कम इंटरेस्ट देगी, तो क्या बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे? नहीं लेंगे। तो आरबीआई क्या करेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, तभी वहाँ पे क्या होगा, बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे वहाँ से। ओके दोस्तों, सो ये, अच्छा देखिए दोस्तों, एक्चुअली यहाँ क्या बताना चाह रहा है, जो रिवर्स रेपो रेट है, ये एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है, इसी बात को बताना चाह रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई क्या करेगी दोस्तों, जब वह बैंकों को रेट पे करेगी, यानी इंटरेस्ट पे करेगी, जो बैंक जो पैसे रखते हैं उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है जब वो पैसे बैंक वापस लेती है ना। तो जब वो इंटरेस्ट ही कम रहेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट कम रहेगा तो बैंक पैसे निकालेगी क्या? बिल्कुल नहीं निकालेगी। अरे भाई, बैंक तो तभी पैसा निकालेगी जब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आरबीआई से। ओके, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा दोस्तों इसमें। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए हाउस लोन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इससे मार्केट में पैसा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वहाँ पे क्या आ जाएगी, लिक्विडिटी विल बी हाई। और इससे क्या होगा, अगर पैसे बढ़ गए तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। ओके, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा है, इसमें फिफ्थ ऑप्शन वो प्रिंट नहीं हुआ दोस्तों, इसका फिफ्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ देम। ठीक है, मतलब कि फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए एंड क्या होगा दोस्तों, सी, ए एंड सी। ओके, वो प्रिंट नहीं हुआ दोस्तों, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कि अगर बैंक हाउस लोन को क्या करे, डिक्रीज कर दे, यानी कम कर दे, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी दोस्तों। यानी कि ए एंड सी इज अ राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 5 इज अ करेक्ट आंसर। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस लेक्चर में मैंने आपको लगभग बहुत सारे पॉइंट जो है कवर किए, जो लेटेस्ट न्यूज़ से हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं। तो आप एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई क्वेरीज है एग्जाम से रिलेटेड,
या किसी टॉपिक आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर का काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए होंगे दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं अपने नए व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप इस तरीके से और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर देखना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को, यानी कि जो बेल होती है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, ऑल को प्रेस कीजिएगा उसमें से, जिससे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन आएगा और उस लेक्चर का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। हम होंगे कामयाब।